हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू अवर चैनल। आज के इस वीडियो में मैं आप लोग को पढ़ाने वाला हूँ क्लास 11th ओसीएम से चैप्टर नंबर 6 और आज का हमारा टॉपिक है जॉइंट स्टॉक कंपनी। बेसिकली बात करें तो ये टॉपिक बहुत इंपॉर्टेंट है आपके एग्जाम व्यू पॉइंट से भी और पूरे कॉमर्स जर्नी के भी अंदर, क्योंकि आपको पता होना चाहिए कंपनी क्या होता है, शेयर्स क्या होता है, कितने टाइप्स की कंपनी होती है, हर एक चीज पता होना जरूरी है। सच बता रहा हूं, अगर आप ये पूरा वीडियो देख लेते हो ना तो आपको ये पूरा टॉपिक बहुत अच्छे से क्लियर हो जाएगा। अब बात करें मार्किंग स्कीम की, तो आप लोग की एग्जाम में ये वाला टॉपिक कितने मार्क्स का आएगा वो बता देता हूं। तो देखो, मीनिंग और कैरेक्टरिस्टिक्स अगर एग्जाम में पूछी जाती है, मीनिंग एंड कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ कंपनी, यहां अपने शॉर्ट में लिख लेते हैं, वो आपको एग्जाम में 5 मार्क्स में देखने को मिल सकती है। 5 मार्क का टॉपिक है और बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है। और इसमें मैं पढ़ाने वाला हूं आपको एडवांटेजेस और लिमिटेशन। ठीक है, जॉइंट स्टॉक कंपनी के क्या क्या एडवांटेजेस और लिमिटेशन है, और ये वाला टॉपिक भी आपको 5 मार्क्स में आ सकता है एग्जाम के अंदर। और इवन आप लोग की बुक में जो एक्सरसाइज दे के रखी है उसमें भी ये 5 मार्क में पूछा गया है। दोनों क्वेश्चन 5-5 मार्क में पूछे गए हैं और 1 मार्क में ना इसका मीनिंग भी आ सकता है। बताओ, मीनिंग ऑफ जॉइंट स्टॉक कंपनी या तो मीनिंग ऑफ कंपनी। ठीक है, तो इस टॉपिक को शुरू करने से पहले मैं आप लोग को बता दूं कि अगर आप लोग ने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है ना तो कर लेना, बिकॉज जब तक आपका 11-12 फिनिश नहीं हो जाता मैं आपके लिए ऐसे ही वीडियोस बनाता रहूंगा। और डिस्क्रिप्शन के अंदर ना एक व्हाट्सएप ग्रुप की लिंक देके रखिए, आप सभी लोग उसमें ज्वाइन हो जाओ, जिसकी वजह से आपको हर वीडियोस की अपडेट टाइम टू टाइम मिलती रहेगी और उसमें हम लोग ये पूरा स्टडी मटेरियल भी फ्री ऑफ कॉस्ट प्रोवाइड कर देंगे। और ना हमको आपके सपोर्ट की काफी ज्यादा जरूरत है, तो आप लोग अपने सारे फ्रेंड्स तक ये वीडियो पहुंचाना और सबको बताना कि एक ऐसी चैनल भी है जो 11-12 जीएसईबी के लिए सोचती है और आप लोग के लिए कांस्टेंट वीडियो बनाते हैं। और आपका एक सब्सक्राइब हमें मोटिवेट करेगा, हम और भी आपके लिए अलग अलग तरह के वीडियोस लेकर के आएंगे, तो प्लीज सब्सक्राइब जरूर कीजिए। तो चलिए शुरुआत करते हैं आज का हमारा ये टॉपिक, जॉइंट स्टॉक कंपनी के मीनिंग, कैरेक्टरिस्टिक्स, एडवांटेजेस और लिमिटेशंस। सबसे पहले हम लोग देख लेते हैं कंपनी यानी होता क्या है। तो याद रखना, कंपनी ना एक आर्टिफिशियल पर्सन है जो एग्जिस्टेंस में आती है बाय लॉ, यानी कि लॉ की वजह से कंपनी जो है वो एग्जिस्टेंस में आती है विद कॉमन गोल्स। और उनके जो गोल्स होते हैं ना वो एकदम कॉमन गोल्स होते हैं। मतलब कि एक सिंपल एग्जांपल मैं आपको देता हूं, कंपनी अपने नाम पे प्रॉपर्टी खरीद सकती है, कंपनी किसी के साथ कॉन्ट्रैक्ट में एंटर कर सकती है, जैसे एक इंसान अपने नाम पे प्रॉपर्टी खरीद सकता है, कॉन्ट्रैक्ट कर सकता है, वो हर एक चीज कंपनी में भी देखने को मिलती है। तो कंपनी को ना एक अलग पर्सन की तरह ट्रीट किया जाता है, एक आर्टिफिशियल पर्सन की तरह इसको ट्रीट किया जाता है। तो कंपनी एक आर्टिफिशियल, इनविजिबल, इंटेंजिबल पर्सन है इन द आईज ऑफ लॉ। हाँ, मतलब ये एक नॉर्मल इंसान की तरह इंसान ही है बट आर्टिफिशियल है, यानी कि उसको हमने बनाया है। इनविजिबल यानी उसको देख नहीं सकते, बस इमेजिन कर सकते हैं हम लोग कंपनी को। ठीक है, देन आगे बात करें, एज पर द कंपनीज एक्ट 2013 के कंपनीज एक्ट के हिसाब से क्या है कंपनी। तो कंपनी मींस कंपनी रजिस्टर्ड अंडर दिस एक्ट और अंडर एनी फॉर्मर एक्ट, मतलब 2013 के अंदर कोई भी तरह की कंपनी रजिस्टर्ड हुई है तो उसको अपने कंपनी कहा जाता है। और ये डेफिनेशन जो है वो एकदम क्लियरली बताइए कि कंपनी इज अ क्रिएशन ऑफ लॉ। कोई भी कंपनी जो है ना वो एक लॉ के द्वारा बनाई जाती है। ठीक है, जैसे अगर मान लो मेरे को कंपनी सेटअप करनी है तो मेरे को रजिस्टर कराना पड़ेगा, जो कंपनीज का रजिस्ट्रार होता है उसके पास जाकर के, और कंपनीज एक्ट में जो सारे रूल्स लिखे हैं वो सारे रूल्स को फॉलो करना पड़ेगा। तो दैट्स व्हाई हम इसको एक आर्टिफिशियल पर्सन कह सकते हैं। अब आगे देखें तो इसकी कैरेक्टरिस्टिक्स, तो देखो, अगर आप कंपनी के बारे में और अच्छे से जानना चाहते हो तो इसकी कैरेक्टरिस्टिक्स, एडवांटेज, लिमिटेशंस को अच्छे से आप जब देखते हो ना, पढ़ते हो, समझते हो, तो आपको पूरा कंसेप्ट क्लियर हो जाता है कि कंपनी है क्या और कैसे काम करती है, कौन चलाता है कंपनी को, कौन इन्वेस्टर्स होते हैं, हर एक चीज डिटेल में मैं आपको बताने वाला हूं। ठीक है, तो टोटल यहां पे 11 कैरेक्टरिस्टिक्स देके रखी है कंपनी की। तो ये 11 की 11 कैरेक्टरिस्टिक्स याद कैसे रखें। अब देखो, बच्चों को ना बहुत दिक्कत होती है, ओसीएम या बीए हम कह सकते हैं, उसके अंदर हेड पॉइंट्स कैसे याद रखें। तो मैं आपको ना हर एक हेड पॉइंट्स के लिए शॉर्टकट तरीका बताता हूं उसको याद रखने का। जैसे ना इसके जो फर्स्ट लेटर्स होते हैं, जैसे इसमें एल है, पी है, डी है, ई, सी, एम, ये सब शॉर्ट लेटर्स को एक जगह पे लिखो। सबके शॉर्ट फॉर्म्स जो है, वर्ड्स है, सब एक एक करके अल्फाबेट्स है, उन सब से कोई प्रॉपर वर्ड बनाओ। जैसे मैंने बनाया है सेंड एलसी टू पीएम, मतलब सेंड एलसी, आपका जो एलसी होता है स्कूल का, वो पीएम को भेज दो। ठीक है, देखो आप इसमें कितने सारे कवर हो गए, 1 2 3 4 5 6 7 8 9,
11 में से 9 कवर हो गए और एग्जाम में सारे के सारे नहीं लिखने होते, जितने याद है सारे हेड पॉइंट लिख लेना और एक्सप्लेन 5 या 6 करने होते हैं जब क्वेश्चन 5 मार्क का आता है, ठीक है। तो मैं एक एक करके सारे कैरेक्टरिस्टिक्स एक्सप्लेन करना स्टार्ट करता हूं, बट ये शॉर्टकट तरीका जरूर याद रखना और एग्जाम में फिर ना आपको एक एक करके याद आता जाएगा जैसे जैसे आप इस तरह से लर्न करोगे तब, ठीक है। चलो पहला देखते हैं लीगल पर्सनालिटी। तो कंपनी जो होती है ना उसकी एक सेपरेट लीगल पर्सनालिटी होती है जिसको रजिस्ट्रेशन के थ्रू हम लोग पा सकते हैं, ठीक है। मतलब कि कंपनी जब उसका रजिस्ट्रेशन हो जाता है उसके बाद कंपनी अलग, उनके लोग अलग, अगर उनके मेंबर मर भी जाते हैं ना तो भी कंपनी चलती रहती है। एंड कंपनी कैन sue और इन इट्स ओन नेम, कंपनी किसी के ऊपर केस भी कर सकती है एंड कैन एंटर इनटू कॉन्ट्रैक्ट, किसी के भी साथ कॉन्ट्रैक्ट में आ सकती है एंड कैन शूड अगेंस्ट द कंपनी, और कोई भी कंपनी के ऊपर केस भी कर सकता है। एक इंसान की तरह कंपनी एक्ट करती है, कंपनी किसी पे केस कर सकती है, किसी के साथ कॉन्ट्रैक्ट में आ सकती है, कोई और पर्सन कंपनी पे भी केस कर सकता है। तो दैट्स व्हाई इसको अपने क्या कहते हैं, लीगल पर्सनालिटी कहते हैं। बोलो क्लियर हो गया। देन है नेक्स्ट नंबर 2 परपेचुअल एग्जिस्टेंस। इसका मतलब क्या होता है, तो कंपनी जो है ना वो एक ऐसी सेपरेट लीगल एंटिटी है जो बनाई गई है किसके द्वारा, लॉ के द्वारा, ठीक है। ये अलग है, मतलब उनके मेंबर्स से कंपनी अलग मानी जाती है एंड इट इज नॉट अफेक्टेड बाय द सर्कमस्टेंसेस लाइक डेथ, इंसॉल्वेंसी ऑफ द मेंबर। अगर मान लो उनकी कंपनी के अंदर जो भी मेंबर्स है उनकी डेथ हो जाती है या तो फिर वो इंसॉल्वेंट हो जाते हैं, मतलब कि कंगाल हो जाते हैं, उनके पास कुछ भी पैसा नहीं बचता, तो कंपनी को कोई फर्क नहीं पड़ता, कंपनी वैसी की वैसी चलती रहेगी। एंड अ कंपनी कैन बी ब्रॉट टू एन एंड ओनली थ्रू द लिक्विडेशन प्रोसीजर। अब देख सीधी सी बात है, लॉ के थ्रू बनी है, एक प्रोसेस के थ्रू इसको बनाया गया है, तो इसको बंद भी हम कैसे कर सकते हैं, एक प्रोसेस के थ्रू। अब लिक्विडेशन क्या होता है, लिक्विडेशन कहो या मैं इसको कहूं वाइंड अप कहूं, ठीक है, कंपनी को बंद करने को ही कहते हैं लिक्विडेशन, वाइंड अप या तो फिर डिसोल्यूशन। ये सबका मतलब ऑलमोस्ट सेम है, ये सबका मतलब यही होता है कि कंपनी जब बंद होती है ना तो ये वर्ड्स का यूज किया जाता है, तो इसको भी बंद एक प्रोसीजर के थ्रू किया जाता है और उसी प्रोसीजर को अपने कहते हैं लिक्विडेशन प्रोसीजर। क्लियर हुआ। आपको ना एक बहुत बढ़िया कहानी मैं बताना चाहता हूं। एक मैंने पता नहीं कोई बुक पढ़ी थी, तो उस बुक में ऐसा लिखा था कि एक मीटिंग थी, जनरल मीटिंग कंपनी की, और उस मीटिंग के अंदर ना बहुत सारे लोग बैठे थे। सीधी सी बात है, जनरल मीटिंग थी, बहुत सारे लोग बैठे थे, उसके बोर्ड्स ऑफ डायरेक्टर, कंपनी के इन्वेस्टर्स वगैरह बहुत से लोग थे, ठीक है। उस मीटिंग में बॉम्ब से सबको उड़ा दिया गया, सब ब्लास्ट हो गया और सब मर गए। क्या कंपनी बंद होगी? आंसर इज नो, कंपनी बंद नहीं होगी, कंपनी चलती रहेगी। क्यों? क्योंकि कंपनी का एग्जिस्टेंस अलग है, नए लोग आएंगे, नए पूरा मैनेजमेंट आएगा, नए इन्वेस्टर्स आएंगे, कंपनी चलती रहेगी, कंपनी बंद नहीं हो सकती। कंपनी सिर्फ एक ही तरह से बंद हो सकती है और वो क्या है, उसकी बंद करने की प्रोसेस जब तक नहीं करते तब तक कंपनी बंद नहीं हो सकती। क्लियर। चलो नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं नंबर 3 पे, डिवीजन ऑफ कैपिटल इनटू स्मॉल फ्रैक्शन। अच्छा, एक सिंपल चीज है, कंपनी के अंदर ना जो पैसा लोग लगाते हैं वो शेयर्स के फॉर्म में लगाते हैं। यानी कि कंपनी को मान लो 1000 करोड़ चाहिए, ठीक है, 1000 करोड़, तो 1000 करोड़ कोई एक अकेला पर्सन थोड़ी दे पाएगा, बट अगर कंपनी किसी से 100 रुपए मांगेगी तो वो दे सकता है। अब जैसे मान लो वो 100 रुपए के अलग अलग पार्ट्स में दे सकता है, मान लो 10,000 तक दे सकता है, ठीक है। तो वो जो एक अकेला पार्ट हुआ, 100 रुपए अगर कंपनी मांग रही है तो वो एक अकेले पार्ट को अपने शेयर कहते हैं। समझ आया क्या कहा? मान लो कंपनी को चाहिए 100 करोड़ या 1000 करोड़, अपने ले लेते हैं 1000 करोड़ चाहिए, ठीक है। अब कंपनी 1000 करोड़ किसी से मांगेगी तो क्या कोई देगा? किसी अकेले पर्सन के पास इतना होगा नहीं होगा, इवन कोई बैंक भी नहीं देगी। बट अगर कंपनी किसी से 100 रुपए मांगे तो, जो कि एक छोटा हिस्सा है, इसी 1000 करोड़ का छोटा हिस्सा है, तो वो एक छोटे हिस्से को ही अपने क्या कहते हैं, उसको अपने कहते हैं शेयर्स, ठीक है। अब मान लो कि मेरी कैपेसिटी है कि मैं ऐसे 100 शेयर्स खरीद सकता हूं, तो मैंने कितना इन्वेस्ट किया मेरी कैपेसिटी के हिसाब से, फॉर एग्जांपल 10,000 रुपए का इन्वेस्ट किया, तो एक शेयर 100 रुपए का, ऐसे कितने शेयर्स खरीदे मैंने 100 शेयर्स खरीदे, ठीक है, उसका भाव 100 रुपए का एक था। क्लियर हुआ। तो मैंने 10,000 इन्वेस्ट किया। वैसे लोग अपनी अपनी कैपेसिटी के हिसाब से कंपनी में अपने पैसे लगाते हैं और कंपनी उनको इन रिटर्न क्या देती है, शेयर्स देती है। बोलो कंसेप्ट क्लियर हुआ ना? आगे और ज्यादा अच्छे से समझ में आएगा। देखो कंपनी जो है वो कैपिटल रेज कर सकती है बड़े लेवल पे, जैसे 1000 करोड़ तो बहुत बड़ी अमाउंट हुई, ठीक है। कैसे इतना सारा पैसा इकट्ठा कर सकती है? थ्रू इश्यू ऑफ
शेयर्स, मतलब कि शेयर्स को इश्यू करके, और जो भी लोग शेयर्स खरीदते हैं, जैसे मान लो मैंने शेयर्स खरीदा तो मैं उस कंपनी का शेयर होल्डर माना जाऊंगा। बोलो क्लियर हुआ? तो ये इसकी कैरेक्टरिस्टिक्स है। कितना बड़ा 1,000 करोड़ का जो कैपिटल है वो छोटे छोटे फ्रैक्शंस में डिवाइड किया गया है। देन इजी ट्रांसफर ऑफ शेयर्स। अब देखो शेयर होल्डर्स जो होते हैं ना, वो आसानी से परचेज और सेल कर सकते हैं कंपनी के शेयर्स को शेयर मार्केट के अंदर, और यहां पे ट्रांसफर ऑफ शेयर्स आसानी से पॉसिबल है, और ये इसकी इंपॉर्टेंट कैरेक्टरिस्टिक्स भी है। फॉर एग्जांपल मान लो कि मैंने कंपनी का जो शेयर है वो मेरा लग गया और मैंने खरीद लिया। अब शेयर मार्केट के अंदर मैं जब चाहूं ना तब शेयर को आराम से बेच सकता हूं, कोई रोक टोक के बिना। तो ट्रांसफर ऑफ शेयर इजीली पॉसिबल है, ठीक है, पब्लिक कंपनी के अंदर। नेक्स्ट आगे बात करें नंबर 5, कॉमन सील। अब देखो बात यह है कि कंपनी एक पर्सन है। अब कंपनी को किसी के साथ कॉन्ट्रैक्ट करना है तो कंपनी की साइन तो चाहिए होगी। अब वो तो एक आर्टिफिशियल पर्सन है, इनविजिबल पर्सन है, वो साइन कैसे करेगी कंपनी? तो कंपनी साइन नहीं कर सकती, इसलिए एक ऐसा डॉक्यूमेंट बनाया है जो इक्विवेलेंट है उसके साइन के मुकाबले, और उस डॉक्यूमेंट को कहते हैं कॉमन सील। और ये सील जब मैं किसी के साथ कोई भी डॉक्यूमेंट के साथ अटैच कर लेता हूं ना, मतलब उस डील में या उस कॉन्ट्रैक्ट के अंदर वो कंपनी एग्री है, मतलब कि वो कंपनी रेडी है उस डील के अंदर। समझ आया? और ये सबके पास नहीं होता, कुछ लिमिटेड लोग होते हैं कंपनी के, उनके पास कॉमन सील होती है, जो अगर कॉन्ट्रैक्ट के अंदर या शेयर सर्टिफिकेट के अंदर या कोई भी डॉक्यूमेंट या तो कोई भी डे टू डे ट्रांजैक्शन में मैं अगर उसको अफिक्स कर दूं, अटैच कर दूं, तो ऐसा माना जाएगा कि कंपनी भी उस चीज से एग्री है। ठीक है, क्योंकि देखो नॉर्मल इंसान तो साइन कर लेता है कोई भी चीज एग्री के लिए, एग्रीमेंट के लिए, बट कंपनी अपने साथ कॉमन सील रखती है। अगर कोई भी कॉन्ट्रैक्ट एग्रीमेंट होता है तो उसको अटैच कर लिया जाता है, दैट मींस कंपनी एग्री है, कंपनी का कंसेंट है। क्लियर? नेक्स्ट आगे बात करें मैनेजमेंट। तो एज अ कंपनी इज आर्टिफिशियल पर्सन। देखो कंपनी जो एक आर्टिफिशियल पर्सन है, तो जो बोर्ड ऑफ डायरेक्टर है ना वो चलाते हैं कंपनी को। तो कंपनी को चलाने वाले लोग कौन होते हैं? याद रखना, इसको शॉर्ट में अपने बीओडी भी कहते हैं, जिसको कहते हैं बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स। और ये सारी चीजें लिखी होती है मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन और आर्टिकल ऑफ एसोसिएशन के अंदर। और यहाँ पे जो शेयर होल्डर्स होते हैं ना वो इलेक्ट करते हैं ये बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स को। मतलब ये बोर्ड ऑफ डायरेक्टर वो लोग होते हैं जो कंपनी को आगे बढ़ाना चाहते हैं, और इनके लिए इलेक्शन होता है। और इलेक्शन में कौन इलेक्ट करता है उनको? उनको इलेक्ट करते हैं शेयर होल्डर, जिन्होंने कंपनी में अपने पैसे लगाए हैं और शेयर्स खरीदे हुए हैं। ठीक है, और वो इनके बिहाफ में पूरी कंपनी को चलाते हैं। इनके रिप्रेजेंटेटिव माने जाते हैं जो होते हैं डायरेक्टर्स। बोलो क्लियर हो गया? और एज अ ग्रुप डायरेक्टर्स आर आल्सो नोन एज बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स। और एक पर्सन हो तो उसको डायरेक्टर कहा जाता है, और एज अ ग्रुप हम बात करें तो उसको बोर्ड ऑफ डायरेक्टर कहा जाता है, जो कंपनी को मैनेज करते हैं। एंड thus ओनरशिप एंड मैनेजमेंट आर सेपरेट। अब समझ आया? ओनरशिप और मैनेजमेंट अलग अलग है। कैसे? ओनर कौन है? जिन्होंने पैसा इन्वेस्ट किया है, जो कि शेयर होल्डर्स है। और मैनेजमेंट कौन है? ये डायरेक्टर्स, बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स, जो कंपनी को चला रहे हैं। बोलो क्लियर हो गया ना? बहुत बढ़िया तरीके से मैंने एक्सप्लेन किया। देन है नंबर 7, स्टेटस ऑफ मेंबर। नाइदर अ मेंबर कैन इनटू अ कॉन्ट्रैक्ट ऑन बिहाफ ऑफ द कंपनी। अब देखो ऐसा है कि ना ही कोई मेंबर कंपनी के बिहाफ में कॉन्ट्रैक्ट में एंटर कर सकता है, और नॉर कैन अ कंपनी बी एबल फॉर द एक्ट ऑफ मेंबर। और जो भी मेंबर ने कोई एक्ट किया है उसलिए कंपनी लायबल नहीं होती। ठीक है, यहाँ पे जो मैनेजमेंट और ओनरशिप है ना वो सेपरेट है, मतलब कि कंपनी की एक सेपरेट लीगल एंटिटी है। समझ आया? मतलब उसका कोई भी मेंबर जाकर के बोल दे कि यहाँ पे कंपनी एग्री है तो ऐसा नहीं चलता। और मेंबर ने कोई कांड कर दिया है, ठीक है, तो उसका जिम्मेदारी कंपनी पे भी नहीं आ सकती। ठीक है, यहाँ पे बोर्ड ऑफ डायरेक्टर अगर कुछ भी करे तो वो मैटर करता है, उसके मेंबर कुछ भी करे उससे फर्क नहीं पड़ता, बिकॉज यहाँ पे उसका एक सेपरेट लीगल एग्जिस्टेंस है। जैसे फॉर एग्जाम्पल दूं, मैं अगर कोई गलती करूं तो मेरे भाई को या कोई भी मेरा रिलेटिव है उसको थोड़ी ब्लेम किया जाएगा, हम दोनों अलग है। ठीक है, वैसे ही कंपनी और उसके मेंबर्स अलग माने जाते हैं। अगर मेंबर ने कुछ किया तो कंपनी का नाम नहीं आएगा, और कंपनी ने कुछ किया तो मेंबर्स का नाम इन्वॉल्व नहीं हो सकता। समझ आया? बट अ मेंबर कैन एंटर इनटू अ कॉन्ट्रैक्ट विद द कंपनी। यहां पर यह हो सकता है कि एक कंपनी के साथ उसका मेंबर कॉन्ट्रैक्ट कर रहा है, उन दोनों के बीच कॉन्ट्रैक्ट हो सकता है, बट वो दोनों एक दूसरे के बिहाफ पे कॉन्ट्रैक्ट नहीं कर सकते। क्लियर हो गया ना? डन है? चलो नेक्स्ट आगे बात करें तो नंबर 8, नंबर ऑफ मेंबर्स। तो ये मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट है जो आपको एमसीक्यूज में भी देखने को मिलेगा, एज वेल एज आपको 1 मार्क क्वेश्चन में भी देखने को मिल सकता है। याद रखना आप सभी लोग। तो मिनिमम नंबर ऑफ मेंबर्स प्राइवेट कंपनी में कितने होते हैं? 2 होते हैं। और मैक्सिमम नंबर ऑफ मेंबर्स कितने होते हैं? 200 होते हैं। ठीक है, प्राइवेट कंपनी की बात की जा रही है, मैं इसको हाईलाइट कर देता हूं
याद रखना प्राइवेट कंपनी। और अगर मैं बात करूं पब्लिक कंपनी की, तो पब्लिक कंपनी में मिनिमम 7 होते हैं और मैक्सिमम कोई रिस्ट्रिक्शन नहीं है। अब आप सोच रहे होंगे सर ये पब्लिक कंपनी प्राइवेट कंपनी क्या है, तो इसके बाद वाला जो लेक्चर है ना टाइप्स ऑफ कंपनी, उसके अंदर मैं डिटेल में एक्सप्लेन करूंगा क्या होता है प्राइवेट और पब्लिक कंपनी के बीच में डिफरेंस, ठीक है। पर ये याद रखना इसमें मिनिमम 7 लोग होते हैं पब्लिक कंपनी में और मैक्सिमम कोई रिस्ट्रिक्शन नहीं, अनलिमिटेड, जितना चाहे उतना लोग ज्वाइन हो सकते हैं पब्लिक कंपनी में, जितने लोग चाहे उतने शेयर्स खरीद सकते हैं, कोई लिमिटेशन नहीं है। नेक्स्ट आगे बात करें नंबर 9, लायबिलिटी ऑफ मेंबर। तो याद रखना कंपनी की ये कैरेक्टरिस्टिक्स है कि जो लायबिलिटीज होती है ना मेंबर की, वो डिपेंड करती है कि कंपनी किस टाइप की है। वो लायबिलिटी लिमिटेड भी हो सकती है या तो फिर लायबिलिटी अनलिमिटेड भी हो सकती है। जो भी मेंबर्स की लायबिलिटी होती है अगर वो लिमिटेड है तो वहां पे उनका नुकसान उतना ही होगा, अगर कंपनी बंद हो जाती है नुकसान में हो जाती है तो उनका नुकसान उतना ही होगा जितना उन्होंने शेयर में पैसा लगाया है। क्लियर हुआ? फॉर एग्जाम्पल मान लो कि मैंने एक कंपनी है जिसमें 1 लाख रुपए लगाए और वो कंपनी डूब गई, तो मेरा नुकसान कितना हुआ? जितना पैसा लगाया है, जिसको लिमिटेड बाय शेयर्स कहते हैं। 1 लाख का नुकसान हुआ, ऐसा तो है नहीं वो मेरे को फोन कर दे कि ध्रुवल भाई एक काम करो, आपकी वो गाड़ी है ना वो बेचने की है, ठीक है, वो हमारा क्या एक नुकसान हो गया तो थोड़ी भरपाई करनी है नुकसान की। ऐसा नहीं होता, वो होता है अनलिमिटेड लायबिलिटी में। अगर आपने कोई अनलिमिटेड लायबिलिटी में पार्ट लिया है, अनलायबिलिटी वाली कंपनी में पार्ट लिया है, तो उसमें आपकी बोलते हैं ना पर्सनल प्रॉपर्टी भी बेच के पैसा पे करना पड़ता है। पर इंडिया के अंदर ये बहुत कम देखने को मिलती है। पता है आपको इंडिया में ज्यादातर कंपनियां जो है वो लायबिलिटी लिमिटेड वाली है। देन आगे बात करें, लायबिलिटी ऑफ अ मेंबर इज लिमिटेड और अनलिमिटेड इज स्टेटेड इन द मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन। अब ये मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन क्या है ना, वो आपको 2 लेक्चर के बाद पता चलेगा, जहां पे मैं डॉक्यूमेंट्स बताऊंगा कि ये 2 इंपॉर्टेंट डॉक्यूमेंट होते हैं, एमओए और एओए, मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन और आर्टिकल ऑफ एसोसिएशन। अभी ज्यादा दिमाग मत दौड़ाओ, इतना याद रखना कि कंपनी की लायबिलिटी चाहे लिमिटेड हो या अनलिमिटेड हो, वो लिखा हुआ होता है। कहां पे लिखा है? मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन में। चलो नेक्स्ट है नंबर 10, फंडामेंटल राइट्स। कोई भी कंपनी होती है ना वो सेपरेट लीगल एंटिटी होती है बाय लॉ, बट कंपनी के खुद की कोई फंडामेंटल राइट्स नहीं होती। कंपनी ना इंडिया का सिटीजन नहीं है, दैट्स वाई हम ऐसा कहेंगे कि कंपनी को कोई फंडामेंटल राइट्स नहीं होती जो हमारी होती है। जैसे हमारी जो सिटीजन्स होते हैं, हमारी जो फंडामेंटल राइट्स है, वैसी कंपनी की राइट्स नहीं होती। और लास्ट और इंपॉर्टेंट कैरेक्टरिस्टिक्स, वोट पर शेयर, मतलब वोटिंग राइट पर शेयर, ठीक है। वोटिंग राइट पर शेयर मतलब क्या होता है? जो मेंबर्स होते हैं कंपनी के, वो वोट दे सकते हैं ऑन द बेसिस ऑफ द नंबर ऑफ शेयर दे होल्ड। फॉर एग्जांपल मान लो कंपनी की जनरल मीटिंग हुई, उस मीटिंग के अंदर कोई डिसीजन पास करना है, तो अब 2 चीजें, हाँ या तो ना, ठीक है, करना है पास या नहीं करना। तो डिसीजन पास करने के लिए मेजॉरिटी विंस चलता है, जो जिसके ज्यादा वोट होते हैं, हाँ वालों के ज्यादा हो तो हाँ, ना वालों के ज्यादा हो तो ना। अब इसमें वोटिंग कैसे होता है? तो शेयर्स के बेसिस पे। जैसे मान लो कि मेरे पास कंपनी के 1000 शेयर है, तो मैं 1000 वोट दे सकता हूं, यानी कि 1 वोट 1 शेयर, ठीक है, मतलब 1 शेयर पे 1 वोट आसानी से दिया जा सकता है। एंड सो इजी ट्रांसफर ऑफ शेयर्स एंड वोटिंग पर शेयर्स आर स्पेशल कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ द कंपनी, कि इजीली हम लोग शेयर्स को ट्रांसफर कर सकते हैं। वोटिंग पर शेयर मतलब ये दोनों बोलते हैं ना, ये सबसे इंपॉर्टेंट है, इसलिए तो लोग मोटिवेट होते हैं। जैसे आपको एक एग्जांपल दूं, आपने एलन मस्क का सुना होगा, उसने ट्विटर को खरीद लिया, ठीक है, खरीद लिया मतलब कि क्या पता है, ज्यादातर शेयर्स अब उसके पास है, इसलिए वो बड़ा ओनर है। बड़ा ओनर मतलब होता है कि उसके पास ज्यादा शेयर्स है, ठीक है। और जिसके पास शेयर्स होता है, इक्विटी शेयर्स जो होता है ना, वो रियल ओनर्स माने जाते हैं कंपनी के। अब एलन मस्क ने क्या किया? ट्विटर को खरीद लिया। अब ट्विटर को खरीद के उसने उसमें बहुत सारे बदलाव किए, और जो जिसने स्टार्ट किया था ट्विटर को, उसको निकाल भी दिया, क्योंकि वो उसके पास सबसे ज्यादा शेयर है। कोई भी तरह का डिसीजन लो, अगर उसने हाँ बोल दी तो डिसीजन पास, क्योंकि मेजॉरिटी ऑफ शेयर्स तो वो खुद लेके बैठा हुआ है। इवन उसने ट्विटर का नाम चेंज करके एक्स कर दिया। सोचो इसके पास इतनी पावर आ जाती है जिसके पास शेयर होता है। सो दैट्स वाई लोग इसलिए मोटिवेट होते हैं कि ज्यादा शेयर्स खरीदे। ज्यादा शेयर्स खरीदने से क्या होगा? उनके पास कंपनी की पूरी पावर आ जाएगी। कोई भी डिसीजन पास करना होगा, वो अपनी इच्छा से डिसीजन को पास कर सकते हैं। बोलो समझ में आया? तो दैट्स वाई ये दोनों इंपॉर्टेंट कैरेक्टरिस्टिक्स है। शेयर्स को आसानी से ट्रांसफर किया जा सकता है और वोटिंग राइट पर शेयर भी दे सकते हैं, ठीक है। चलो नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं, एडवांटेजेस ऑफ कंपनी। तो कंपनी के टोटल 8 एडवांटेजेस मैं आपको समझाने वाला हूं, एक एक करके समझाता हूं, बट इसके हेड पॉइंट्स आप लोग एग्जाम में अच्छे से याद करके जाना, और अंदर आप लोग खुद बना के भी लिख सकते हो, बट हेड पॉइंट्स कुछ भी करके आने ही चाहिए। रट्टा मारो, कुछ भी करो, हेड पॉइंट्स आने चाहिए अंदर। अगर आपने मेरा वीडियो देख लिया है ना, तो आपको बहुत अच्छे से समझ में आ जाएगा, आप अपने ओन वर्ड्स में बना के भी लिख सकते हो। इवन बोर्ड के अंदर भी ऐसा ही चलता है, हेड पॉइंट्स वो लोग चेक ज्यादा करते हैं, अंदर का बना के
उसके रिलेटेड कंटेंट लिखा होता है ना तो मार्क्स मिल जाते हैं। अब इसको याद करने का शॉर्टकट क्या है वो बता देता हूं। बैड एज हेल, कितने वर्ड आ गए देखो, 1 2 3 4 5 6 7 8, 8 के 8 कैरेक्टरिस्टिक्स आ गई। ठीक है, ये आप लोग के लिए मैंने बनाया है बैड एज हेल। ये याद रखना, इसके एडवांटेज में हर एक का पहला पहला वर्ड लेकर के बनाया हुआ है। एक नोटबुक में लिख लेना अगर आप लोग, या तो टेक्स्ट बुक में कहीं पे मार्क कर लेना, याद करने में बहुत आसानी होगी। चलो नेक्स्ट आगे बात करें तो एक एक करके पढ़ते हैं। आगे बढ़ने से पहले मैं आप लोग को बहुत इंपॉर्टेंट इंफॉर्मेशन देना चाहता हूं। अगर आप लोग 11 जीएसईबी कॉमर्स में हो और अपनी प्रिपरेशन बहुत ही बढ़िया तरीके से करना चाहते हो ना, तो आप लोग हमारी इस बैच में ज्वाइन हो सकते हो। हमारी बैच का नाम है न्यू बैच, जहां पे हम लोग 4 सब्जेक्ट पढ़ाते हैं, अकाउंट, स्टैटिस्टिक्स, इकोनॉमिक्स और ओसीएम। और इन चारों सब्जेक्ट के आपको लाइव लेक्चर्स भी हम मिल जाएंगे, मतलब मंडे टू सैटरडे हर रोज लाइव लेक्चर्स पढ़ाते हैं, एज वेल एज रिकॉर्डेड वीडियोस भी प्रोवाइड करते हैं। आपको यहां पे रेगुलर टेस्ट दे पाओगे, साथ में हैंड रिटन नोट्स मिल जाएंगे, 24/7 डाउट सॉल्यूशन प्रोवाइड किया जाता है। और इस पूरे बैच की प्राइस जो है वो बहुत ही ज्यादा रिजनेबल है, 2999 पूरे साल के लिए, जब तक आपका 11th फिनिश नहीं हो जाएगा तब तक के लिए। और हमारी बहुत ही बढ़िया सी टीम है। मैं आप लोग को इकोनॉमिक्स और ओसीएम पढ़ाऊंगा, कल्पेश सर आपको अकाउंट्स पढ़ाएंगे, हिमल सर आपको स्टैटिस्टिक्स पढ़ाएंगे। और अगर आप लोग इस बैच के बारे में और ज्यादा डिटेल में पता लगाना चाहते हो तो आप लोग हमारी वेबसाइट को विजिट कर सकते हो। हमारी वेबसाइट का नाम है www.ugt.co.in। इस वेबसाइट पे आप लोग विजिट कर सकते हो। एज वेल एज अगर आप लोग ने अभी तक हमारी ऐप को डाउनलोड नहीं किया है तो प्ले स्टोर पे जाकर के यूजीटी नाम से आप सर्च कर सकते हो, प्ले स्टोर पे अवेलेबल है, जाके डाउनलोड कर लीजिए। और अगर आप लोग आईफोन यूजर हो तो ऐप स्टोर के ऊपर माई इंस्टीट्यूट के नाम से अवेलेबल है, आप वहां पे जाकर के भी डाउनलोड कर सकते हैं। और उसका ORG कोड है VUGKX, उसका ORG कोड है। ठीक है, और अगर आप लोग हमारा कांटेक्ट करना चाहते हो, अपने पेरेंट्स की बात करवाना चाहते हो, तो हमारा कांटेक्ट नंबर है 7202012221। ये हमारे ऑफिस का कांटेक्ट नंबर है, इस पे आप लोग कांटेक्ट कर सकते हो। सच बता रहा हूं, इस बैच में अगर आप ज्वाइन हो जाते हो ना तो आपका बहुत ही बढ़िया रिजल्ट आएगा। अभी तक बहुत सारे ऐसे बच्चे हैं जो इस बैच में जुड़ चुके हैं, और बहुत से ऐसे भी बच्चे हैं जो ऑफलाइन में भी ट्यूशन जाते हैं और अपने बैकअप के लिए वो लोग हमारी इस बैच में जुड़े हुए हैं, और जिनका रिजल्ट भी बहुत अच्छा खासा आ रहा है। तो जल्द से जल्द आप लोग हमारी इस बैच में जुड़ जाइए, जिसमें आपका ही फायदा है। चलो आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट टॉपिक पे, ह्यूज कैपिटल फंड। अब देखो, इसका कंपनी का एडवांटेज यही है कि इसके पास ना पैसा बहुत आता है। अब देखो, उसने अपने पैसे को, मतलब 1000 करोड़ थे, उसको छोटे छोटे फ्रैक्शंस में 100 रुपए में डिवाइड कर दिया है, एक शेयर को 100 रुपए में डिवाइड कर लिया है। तो अब देखो, लोग अपने कैपेबिलिटी के हिसाब से खरीदते हैं, और लोग यहाँ पे ज्यादा अट्रैक्ट होते हैं परचेस करने के लिए, बिकॉज यहाँ पे वोटिंग राइट पर शेयर जो होता है, मैंने नहीं कहा, लोग इसलिए ज्यादा खरीदते हैं क्योंकि वो अपने हिसाब से वोट कर पाए। ठीक है, वो अपने हिसाब से कंपनी में जो भी बदलाव लाना चाहते हैं वो ला सकते हैं। सो इसी की वजह से जो रिजल्ट है कंपनी का, मतलब देखने को मिलता है कि ज्यादा पैसा कंपनी इकट्ठा कर सकती है एज कंपेयर टू पार्टनरशिप, एज कंपेयर टू सोल प्रोप्राइटरशिप। सबसे ज्यादा पैसा आपको यहाँ पे देखने को मिलता है। देन बात करें तो इजी ट्रांसफर ऑफ शेयर्स। इसका मतलब क्या होता है, अगर मान लो कि मेरे पास पब्लिक कंपनी का कोई शेयर पड़ा हुआ है, ठीक है, या मैंने खरीदा हुआ है, तो मैं आसानी से किसी को भी बेच सकता हूं। स्टॉक मार्केट में चलता क्या है, मैं खरीदता हूं, मैं किसी को बेचता हूं, इसी तरह से लोग अंदर अंदर खरीदते और बेचते रहते हैं। ठीक है, एक बार कंपनी जब मेरे को शेयर्स दे देती है, मान लो मेरी पहली बार कंपनी से शेयर्स ले लिया, उसके बाद मैं लोगों को बेच सकता हूं। और पता है आपको, शेयर मार्केट में यही होता है, लोग आपस में अंदर अंदर बेचते रहते हैं। कंपनी ने दे दिया मतलब कंपनी का तो रोल खत्म, अब लोग अंदर अंदर ट्रेड करते रहते हैं। क्लियर? तो जो मेंबर्स है कंपनी के, वो आसानी से अपने शेयर्स को बेच सकते हैं और पैसा निकाल सकते हैं जब चाहे तब। और ये भी याद रखना, कैन परचेज शेयर्स एज रिक्वायर्ड। और अगर किसी के पास पैसों का बंदोबस्त हो तो वो शेयर्स जब चाहे तब शेयर्स भी खरीद सकता है। एंड ड्यू टू इजी परचेज एंड सेल्स, आसानी से परचेज और सेल्स किया जाता है रिकॉग्नाइज्ड स्टॉक एक्सचेंज में। सो दैट्स व्हाई इसका बहुत अच्छा एडवांटेज है। तो याद रखना, पब्लिक कंपनी के अंदर ही आपको इजी ट्रांसफर ऑफ शेयर देखने को मिलेगा। प्राइवेट कंपनी में ऐसा नहीं होता। प्राइवेट कंपनी में पता ही है, मैक्सिमम 200 लोग होते हैं और उसमें इजीली आप ट्रांसफर नहीं कर सकते अपने शेयर को। ये पब्लिक कंपनी में ही पॉसिबल है, पर अच्छा है ये कैरेक्टरिस्टिक। फिर नेक्स्ट देखें तो लिमिटेड लायबिलिटी ऑफ द मेंबर। अब देखो, जो मेंबर्स है ना, उनकी लायबिलिटी लिमिटेड है। इंडिया में मैंने बताया कि ज्यादातर कंपनी ऐसी है जिनकी लायबिलिटी लिमिटेड है, मतलब लिमिटेड बाय शेयर्स। अगर मान लो कोई कंपनी में मैंने 10,000 रुपए डाले, कंपनी डूब गई, तो मेरा 10,000 का ही नुकसान होगा, उससे ज्यादा ऐसा तो नहीं है। मेरा घर बेचना तो नहीं पड़ेगा उसके भरपाई, मतलब उसकी लोन वोन भरपाई करने के लिए। ठीक है, तो यही है
कि लिमिटेड बाय शेयर्स है, और इन द सर्कमस्टेंस ऑफ वाइंडिंग अप और लिक्विडेशन ऑफ द कंपनी दे डू नॉट हैव टू पे मोर वैल्यू देन द फेस वैल्यू। फेस वैल्यू मतलब कि जो शेयर की वैल्यू थी, जो नुकसान हुआ है, जो शेयर की वैल्यू गिर गई है, तो उतना ही देना पड़ेगा, उससे ज्यादा देना पड़ता नहीं है। फिर है सेपरेट आइडेंटिटी एंड परपेचुअल लाइफ, यानी कि जो कंपनी होती है ना, उसकी एक परपेचुअल लाइफ होती है, उसकी एक अलग आइडेंटिटी होती है, अलग एंटिटी होती है उसके मेंबर्स से, और यही चीज लॉ के अंदर भी दी गई है कि उसकी एक सेपरेट लीगल आइडेंटिटी होनी चाहिए। और जो कंपनी का एग्जिस्टेंस है वो कभी भी कोई भी तरह के मेंबर्स मर जाता है, इंसॉल्वेंट हो जाता है, या इनसेनिटी मतलब इनकेपेबल हो जाता है, काम नहीं कर सकता है, तो उससे कोई फर्क नहीं पड़ता। ठीक है, कंपनी के जो मेंबर्स है इजीली शेयर्स को ट्रांसफर कर सकते हैं, कंपनी के जो मेंबर्स है नए लोग आ सकते हैं, वो मेंबर्स चले जाए, नए मेंबर्स आए, इवन बोर्ड ऑफ डायरेक्टर भी चले जाए, मर जाए, कुछ भी हो, कोई फर्क नहीं पड़ता, कंपनी तो चलती रहेगी। इसलिए पता है आपको, सबसे पुराना जो बिजनेस मॉडल है वो कंपनी है, मतलब पुराने से पुरानी कंपनी भी, जैसे टाटा की बात करें तो टाटा 1800 से चल रहा है, शायद 1882 या उससे भी पहले से अगर वो बिजनेस करता रहा है, आज की डेट में भी वो अपने यहाँ पे बिजनेस कर रहे हैं, मतलब मोर देन 100 ईयर्स से भी पुराना उनका बिजनेस है। तो ये कैसे हो पाया? बिकॉज ऑफ द कंपनी। अगर अभी देखो रतन टाटा नहीं है, उनकी डेथ हो गई, फिर भी कंपनी चल रही है, टाटा पूरी चल रही है, तो कोई फर्क नहीं पड़ा ना। जे एग्जांपल देता हूं, गूगल किसने बनाया आपको नहीं पता, पर अभी चला कौन रहा है? सुंदर पिचाई, जिसने गूगल बनाया ही नहीं था, ठीक है, जो तो एक एम्प्लॉय था, धीमे धीमे प्रमोशन होते होते उस कंपनी का सीईओ बन गया। वैसे बहुत से मैं आपको एग्जांपल दे सकता हूं जहां पे आप ये देख सकते हो कि कंपनी का ओनर मर जाए, उसकी डेथ हो जाए, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता, कोई नया आ जाएगा, नया पूरा मैनेजमेंट करेगा। ठीक है, तो ऐसे बहुत से एग्जांपल है, जिसमें मैंने आपको एक टाटा का एग्जांपल दिया, रिलायंस का भी एग्जांपल देख लो। धीरू भाई अंबानी थे, वो मर गए, खैर उनके शेयर्स अब उनके बेटे के हो गए, तो वो अब बड़ा शेयर होल्डर हो गया है, वो बड़ा ओनर हो गया है। बट अगर मान लो धीरू भाई अंबानी या उनके जितने भी बच्चे वो ना रहे, उसके बाद भी रिलायंस बंद नहीं हो सकती, उसकी एक परपेचुअल लाइफ है, उसका एक अलग सेपरेट लीगल आइडेंटिटी है। क्लियर? चलो नेक्स्ट आगे बात करें। नंबर 5, एडवांटेज ऑफ लार्ज स्केल। पता है आपको, कंपनी लार्ज स्केल पे प्रोडक्शन करती है, लार्ज स्केल पे परचेस सेल्स, लार्ज स्केल पे प्रोडक्शन, तो इसकी वजह से ना उनका कॉस्ट कम रहता है। और बहुत सी कंपनियां ऐसी है जो कम से कम कॉस्ट में अच्छे से अच्छी क्वालिटी भी देती है। ठीक है, इनके पास पैसा ज्यादा होता है, उनके पास मॉडर्न मशीन्स होते हैं, एक्सपर्ट सर्विस, रिसर्च वगैरह की टीम बिठा के रखी होती है, और कंपनी को अपनी कंट्री का इंजन ग्रोथ माना जाता है, मतलब इंजन ऑफ इकोनॉमिक ग्रोथ। अगर अपनी कंट्री का इकोनॉमिक ग्रोथ बढ़ाना है ना, तो कंट्री में ज्यादा से ज्यादा कंपनी खुलनी चाहिए, प्रॉफिटेबल कंपनी होनी चाहिए, तो अपनी कंट्री काफी आगे बढ़ जाएगी। फिर बात करें 6, एफिशिएंट मैनेजमेंट, मतलब जो कंपनी का मैनेजमेंट होता है ना, वो प्रोफेशनल और एफिशिएंट होता है, क्योंकि इसमें एक्सपर्ट सर्विस इन्वॉल्व होती है, और जो डायरेक्टर्स होते हैं ना, वो बहुत दिमाग वाले होते हैं। ठीक है, कंपनी के डायरेक्टर्स और जैसे तैसे को नहीं बनाया जाता, एकदम शार्प माइंडेड, जो नए क्रिएटिव आइडियाज लेके आता हो, उन लोग को डायरेक्टर बनाया जाता है। ठीक है, तो मैनेजमेंट एफिशिएंट है। डेमोक्रेटिक मैनेजमेंट है, जो कंपनी है ना वो मैनेज की जाती है डेमोक्रेटिकली। कैसे डेमोक्रेटिकली? क्योंकि डायरेक्टर्स ऐसा नहीं है कि कोई भी उठ के आ जा रहा है, कोई भी डायरेक्टर बन जा रहा है, ऐसा नहीं है। यहाँ पे जो शेयर होल्डर्स है उन सबके बीच में इलेक्शन करवाया जाता है, और उनके जो इलेक्टेड रिप्रेजेंटेटिव होते हैं, जिनको अपने डायरेक्टर कहते हैं, उनको डेमोक्रेटिकली चुना जाता है कि अब ये हमारा डायरेक्टर रहेगा, और शेयर होल्डर्स ही उनको चुनते हैं। नेक्स्ट, डिसीजन आर टेकन बाय द मेजोरिटी इन जनरल मीटिंग ऑफ द मेंबर्स, और हर एक तरह के डिसीजन मेजोरिटी में लिए जाते हैं जनरल मीटिंग में। क्लियर? चलो लास्ट है नंबर 8, बेनिफिट टू सोसाइटी एंड नेशन। आपको पता है ये वाला आपको एग्जाम में 2 या 3 मार्क में भी देखने को मिलेगा कि कंपनी क्यों बेनिफिशियल है अपनी सोसाइटी और नेशन के लिए। तो ध्यान से सुनना, क्यों बेनिफिट है। तो देखो, सबसे पहली चीज, लोग अपने सेविंग्स को, मतलब पब्लिक जो है वो अपने सेविंग्स को किस में इन्वेस्ट करते हैं? शेयर्स में इन्वेस्ट करते हैं, डिबेंचर में इन्वेस्ट करते हैं, पब्लिक डिपॉजिट में इन्वेस्ट करते हैं, और इसकी वजह से सेविंग्स जो है लोगों की बढ़ रही है डे बाय डे। लोग सेविंग्स कर रहे हैं अपने पैसों की, एंड दे रिसीव डिविडेंड। और अगर पता है आपको, शेयर्स में किसी ने पैसा इन्वेस्ट किया हो ना, तो इन रिटर्न हमको जो मिलता है उसको कहते हैं डिविडेंड। अगर आप बैंक में पैसा रखते हो तो बैंक वाला आपको क्या देता है? इंटरेस्ट देता है। वैसे अगर आप शेयर
शेयर्स में पैसा इन्वेस्ट करते हो तो आपको क्या मिलेगा, आपको जो मिलेगा उसको अपने कहते हैं डिविडेंड। और अगर आपने डिबेंचर में पैसा डाला है तो आपको मिलता है इंटरेस्ट। तो लोगों को डिविडेंड और इंटरेस्ट मिलेगा एज अ इनकम ऑन इन्वेस्टमेंट। और इसका एक और एडवांटेज है कि बड़े लेवल पे प्रोडक्शन होता है। देखो कंपनी के पास पैसा आया बड़े लेवल पे, वो बड़े लेवल के पैसे को बड़ी जगह पे इन्वेस्ट करती है, प्रोडक्शन करती है और वो सारा गुड सोसाइटी में जाता है। तो सोसाइटी को लार्ज स्केल प्रोडक्शन देखने को मिलता है। दूसरा, कंपनी है, कंपनी के पास पैसा है, उसने बिजनेस स्टार्ट किया तो लोगों को एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटीज मिलेगी। एंड सम कंपनी स्पेंड्स अ पार्ट ऑफ प्रॉफिट और द बेनिफिट ऑफ सोसाइटी, मतलब बहुत सी कंपनी अपने प्रॉफिट का हिस्सा सोसाइटी के बेनिफिट के लिए देती है, जैसे आर्ट गार्डन, स्कूल, कॉलेज, प्लेग्राउंड, ऐसी काफी सारी चीजें बनाती है। जैसे टाटा वाला ना बहुत पैसा खर्च करता था, रतन टाटा की बात कर रहा हूं मैं, वो बहुत पैसा खर्च करते थे ऐसे ही सोशल एक्टिविटीज के पीछे, सोशल सर्विस के पीछे, फ्री हॉस्पिटल ट्रीटमेंट दे देना, ऐसा बहुत कुछ देखने को मिला है। ठीक है, तो वो बेनिफिट है सोसाइटी के लिए कि वो अपने प्रॉफिट में से हिस्सा निकाल रहे हैं। फिर आगे बात करें तो बहुत सारी फैसिलिटीज भी दी जाती है अपने एम्प्लॉयज को, जैसे रहने को घर देना, फ्री मेडिकल इंश्योरेंस करवाना, मेडिक्लेम जिसको अपने कहते हैं, या तो फिर उनके बच्चे की पढ़ाई वो उनकी जिम्मेदारी हो जाती है। तो ऐसे काफी सारे बेनिफिट्स देखने को मिलते हैं। एंड कंपनी पे करोड़ ऑफ रुपीज टू द गवर्नमेंट बाय वे ऑफ टैक्सेस, मतलब करोड़ों रुपए कंपनी खर्च भी करती है, पे करती है टैक्सेस, किसको, गवर्नमेंट को। तो देखो गवर्नमेंट के पास पैसा आएगा, वो गवर्नमेंट पैसा किसके पीछे यूज करेगी, कंट्री के डेवलपमेंट के पीछे वो पैसे को यूज किया जाएगा, तो कंट्री का भी तो ग्रोथ होगा। अब एक कंपनी पूरी कंट्री को चला सकती है, ठीक है, ऐसा मैं कह सकता हूं। और बहुत सारी कंपनियों तो बहुत बढ़िया, जैसे एक रिलायंस ले लो तो उसमें हजारों लाखों एम्प्लॉइज काम कर, रिलायंस, अदानी या टाटा ले लो, ऐसी जितनी भी बड़ी बड़ी कंपनियां हैं उसमें हजारों एम्प्लॉइज काम कर रहे हैं, लाखों एम्प्लॉइज काम कर रहे हैं, तो उनका घर परिवार चल रहा है इन कंपनी की वजह से। सो दैट्स व्हाई ये बेनिफिशियल है सोसाइटी और नेशन के लिए। अब लास्ट में अपने बात करें तो लिमिटेशंस ऑफ कंपनी, टोटल 9 लिमिटेशंस यहां पे देके रखे हुए हैं। पहला देके रखा है लेंथी एंड एक्सपेंसिव इनकॉर्पोरेशन प्रोसीजर, लीगल रिस्ट्रिक्शन, इस तरह से 9 देके रखे हैं। अब वापस बता देता हूं इसका शॉर्टकट क्या है याद करने का, क्योंकि सारे पॉइंट्स याद होना मुश्किल है, तो आप लोग ये शॉर्टकट्स का यूज करना। ठीक है, DAD डेड लाइड, मतलब पिताजी ने झूठ बोला, ठीक है, डेड लाई। तो ये याद रखना, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 पॉइंट यहाँ पे आ जा रहा है और इसके भी 9 पॉइंट ही है। ठीक है, तो डी पे स्क्वायर है और एल पे 3 है। और ये याद रखने का तरीका वापस बता दूं, जैसे डी है तो ये वाला डिफिकल्टी इन मेंटेनिंग सिक्रेसी, फिर ए आया तो याद रखना आप ऑटोक्रेटिक मैनेजमेंट, फिर वापस डी यानी कि डिले इन प्रोसीजर, पॉलिसी डिसीजन, फिर डिसएडवांटेजेस टू द सोसाइटी, फिर एल के 3 है तो ये 2 और ये 3। तो इस तरह से आप याद रखोगे ना तो एग्जाम में आपको हेड पॉइंट्स बहुत अच्छे से याद हो जाएंगे। और जब आप हेड पॉइंट्स अच्छे से याद कर लेते हो और अंदर खुद बना के लिखते हो ना, तो आपको पूरे में से पूरे मिलने के मार्क्स भी बढ़ जाते हैं। ठीक है, तो हेड पॉइंट्स तो आने ही चाहिए, मैं तो यही बोलता हूं, हेड पॉइंट्स अच्छे से याद कर लेना। ठीक है, चलो अब अंदर का समझते हैं क्या देके रखा है। अब देखो इतने सारे पॉइंट्स नहीं लिखे जाते एग्जाम में, क्योंकि 5 मार्क का क्वेश्चन आता है, 2 पेज भरने होते हैं आपको, तो इतना ज्यादा नहीं लिखा जाता, कुछ कुछ 2 या 3 पेज मैक्सिमम होते हैं, मतलब मिनिमम 2 पेज, मैक्सिमम तो फिर टाइम बचता है तो आप लिखे जाओ। ठीक है, चलो अब देखते हैं लेंथी एंड एक्सपेंसिव इनकॉर्पोरेशन प्रोसीजर। अब देखो जो इनकॉर्पोरेशन का मतलब होता है कंपनी को शुरू करना, तो कंपनी की जो शुरू करने की प्रोसेस है ना वो थोड़ा हेडेक बन जाती है, क्योंकि बहुत लेंथी है, कॉम्प्लेक्स है और खर्चा भी काफी होता है। ठीक है, तो जो प्रोसीजर है कंपनी की वो लेंथी, कॉम्प्लिकेटेड और एक्सपेंसिव है एज कंपैरिजन टू सोल प्रोप्राइटरशिप और पार्टनरशिप, मतलब इन दोनों के कंपेयर में ये प्रोसेस थोड़ी लंबी, लेंथी, बहुत कुछ है। और कंपनी जो है वो अपने डॉक्यूमेंट्स को कंपनी को अपने डॉक्यूमेंट बनाने पड़ते हैं, जैसे आर्टिकल ऑफ एसोसिएशन, फिर मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन, अपने रजिस्ट्रार को बताने से पहले ये सारे डॉक्यूमेंट्स सबमिट करवाने पड़ते हैं। रजिस्ट्रार सेटिस्फाई होता है तब जाके उनको सर्टिफिकेट ऑफ इनकॉर्पोरेशन देता है, तब जाके वो अपने बिजनेस को शुरू कर सकते हैं। और इन सब के लिए एक्सपर्ट एडवाइस भी ली जाती है। ठीक है, मतलब एक्सपर्ट लोगों को बुलाया जाता है कि रजिस्ट्रेशन फीस पे की जाती है, रजिस्ट्रार को, एक्सपर्ट्स को अपने हाई फीस पे करनी पड़ती है जो अपने को लीगल एडवाइस दे, जरूरत पड़े तो ब्रोकर को भी साथ में रखा जाता है, या अंडर राइटर्स होते हैं, या जो वकील होते हैं, ठीक है, सॉलिसिटर्स, ऐसे काफी सारे लोग इसके अंदर इन्वॉल्व होते हैं, तो खर्चा काफी कुछ हो जाता है। फिर है दूसरा, ये अपने लिमिटेशंस पढ़ रहे हैं, क्या नेगेटिव चीज है कंपनी को लेके वो।
दूसरा है लीगल रिस्ट्रिक्शन। कोई भी कंपनी होती है ना, वो एग्जिस्टेंस बाय द लॉ, मतलब लॉ की वजह से एग्जिस्टेंस में आती है, और कंपनी जो है वो एक लीगल प्रोविजंस फॉलो करना पड़ता है उसकी लाइफ टाइम के दौरान। मतलब कि लीगली हर एक चीज फॉलो करनी पड़ती है कंपनी को, और जो स्टेटमेंट, रिपोर्ट्स, अकाउंट्स जो है वो सबमिट करने पड़ते हैं रजिस्ट्रार को टाइम टू टाइम। जो भी कंपनी का पूरा साल का स्टेटमेंट है, जो भी कंपनी ने पूरे साल कमाया है, रिवेन्यू है, हर एक चीज सबमिट करना पड़ता है। और बहुत सारे प्रोविजंस फॉलो करने पड़ते हैं सेबी के। सेबी कौन होता है? सिक्योरिटी एंड एक्सचेंज बोर्ड ऑफ इंडिया। आपको पता है जैसे इंडिया के अंदर जितनी भी बैंक है उसको रेगुलेट करती है आरबीआई, सब पे ध्यान रखती है, रेगुलेट करती है, वैसे पूरे स्टॉक एक्सचेंज को, शेयर मार्केट को रेगुलेट करने का काम सेबी का है, सिक्योरिटीज एक्सचेंज एंड बोर्ड ऑफ इंडिया का। क्लियर? चलो नेक्स्ट है नंबर 3, इंक्रीज इन एडमिनिस्ट्रेटिव एक्सपेंस। पता है आपको कंपनी के अंदर बहुत ज्यादा खर्चा हो जाता है, हाई फीस पे करनी पड़ती है एक्सपर्ट को। सबसे ज्यादा खर्चा इस पे ही होता है, एक्सपर्ट को पैसा ज्यादा देना पड़ता है। उन बहुत सी अच्छी सैलरी वाले स्पेशलाइज्ड ऑफिसर्स रखे होते हैं, ठीक है, खर्चा किया होता है उसके रिसर्च वगैरह के पीछे, तो ऐसा सब बहुत देखने को मिलता है, मतलब खर्चा बहुत होता है। फिर है ऑटोक्रेटिक मैनेजमेंट। तो मैनी राइट आर एंट्रस्टेड टू द मेंबर बाय लॉ। हर मेंबर के पास राइट होती है, हर मेंबर्स के पास नॉमिनल पावर होती है। पावर किसकी? शेयर्स की, ठीक है। बट ड्यू टू द वोटिंग राइट पर शेयर्स, सम पर्संस गेट कंट्रोल थ्रू द ग्रुपिज्म एंड इंपोज देयर डिजायर। अब मान लो कि मेरे पास कंपनी के 20% शेयर है, ठीक है, एक और मेरा फ्रेंड है उसके पास भी 20% है, तीसरा फ्रेंड है उसके पास है 10% कंपनी के, हम तीनों एक हो गए, ठीक है, मतलब 50% के मान लो मालिक हो गए हम तीनों मिलके, ठीक है। तो हमारा तो पूरा कंट्रोल हो गया बिजनेस के ऊपर, ठीक है। हम चाहेंगे 3 लोग, वैसा होगा, मतलब 51% अगर शेयर होते हैं ना किसी के पास, मतलब बिजनेस में पूरा कंट्रोल उसका। तो हालांकि ये डेमोक्रेटिक मैनेजमेंट है, पर बात करें तो बिजनेस पे कंट्रोल जो है, मैनेजमेंट ऑटोक्रेटिक हो जाता है, कंट्रोल कुछ लोग मिलके करते हैं। जैसे मैंने एग्जांपल दिया था एलन मस्क का, तो जो एलन मस्क है उसने पूरे बिजनेस को ही कंट्रोल कर लिया। ट्विटर जो था, जिसको आज की डेट में हम लोग एक्स कहते हैं, वो भी उसने नाम चेंज कर दिया, उसमें भी बहुत सारे बदलाव ला दिए, बहुत सारे चार्जेस बढ़ा दिए, जिसको भी ऑफिशियल टिक मार्क वाला, ब्लू टिक वाला अगर चाहिए होता है, तो ऐसे बहुत से चेंजेस कर दिए अपने हिसाब से। तो दैट्स व्हाई हम ऐसा कहेंगे। तो बहुत सी बार तो कंपनी के पैसे या तो कंपनी के एसेट या सीक्रेट इंफॉर्मेशन वो अपने पर्सनल इंटरेस्ट या सेल्फिशनेस के लिए भी करते हैं। तो ये इसका लिमिटेशन है ऑटोक्रेटिक मैनेजमेंट। नेक्स्ट आगे बात करें तो नंबर 5, डिफिकल्टी इन मेंटेनिंग सिक्रेसी। पता है आपको कंपनी एक ऐसा बिजनेस है जहां पे सिक्रेसी जल्दी मेंटेन नहीं हो सकती, क्योंकि आपको ना कंपलसरी ऑडिट करवाना पड़ता है। सो व्हाट इज ऑडिट? आपको अपने बुक्स ऑफ अकाउंट को क्या करवाना है? चेक करवाना है, ठीक है। मतलब फाइनल अकाउंट्स को चेक कराना पड़ता है। किसको चेक कराना पड़ता है? जो भी अपना ऑडिटर हायर करते हैं, एजेंसी हायर करते हैं, उनको चेक करवाते हैं, और फिर जो भी ऑडिटेड अकाउंट है ना, वो सबमिट करवाना होता है रजिस्ट्रार के पास, जिसने हमारा रजिस्ट्रेशन किया था, उस पर सबमिट करवाना पड़ता है। और ऐसी बहुत सारी इंफॉर्मेशन जैसे रिडीम्पशन ऑफ डिबेंचर, बोनस शेयर, ये सारी चीज भी पब्लिश करनी पड़ती है उस ऑडिट रिपोर्ट के अंदर, ठीक है। और दैट्स व्हाई हम ऐसा कहेंगे सिक्रेसी मेंटेन करना मुश्किल है। हम इनको दे रहे हैं, शेयर होल्डर्स को दे रहे हैं सारी इंफॉर्मेशन, क्योंकि वो तो इन्वेस्टर्स है, शेयर होल्डर को हर एक चीज बतानी पड़ेगी। तो समझ लो मार्केट में सबको पता चल जाता है, क्योंकि शेयर होल्डर, मान लो मेरे 1 करोड़ शेयर होल्डर्स है, 1 करोड़ लोग शेयर होल्डर है, उन सबको सब बता दिया तो पूरे देश को ही सब मालूम पड़ जाएगा कि इसकी कंपनी में क्या चल रहा है, कितना प्रॉफिट है, कितना लॉस है, क्या टर्नओवर है, कितना सेल्स है, हर एक चीज पता चल जाती है। दैट्स व्हाई डिफिकल्टी इन मेंटेनिंग सीक्रेसी। देन है नंबर 6, डिले इन पॉलिसी डिसीजन। तो जो कंसेंट होता है मेंबर्स का, वो लेना बहुत ज्यादा जरूरी है, और इसकी वजह से ना फ्रीक्वेंटली मीटिंग्स भी रखी जाती है, मीटिंग्स को बुलाई जाती है, मीटिंग के मतलब नोटिस दी जाती है, और मीटिंग भी तुरंत नहीं आती। जैसे आज फोन किया सब आदमी आ जाएंगे, मेरे को एटलीस्ट 15 दिन पहले या 1 हफ्ते पहले बताना पड़ेगा कि मीटिंग रखी गई है, ठीक है। तो नोटिस सबको देनी पड़ेगी कुछ दिनों पहले, फिर मीटिंग होने के बाद उसमें एक रिजोल्यूशन पास होगा, उस पर सब लोग एग्री होंगे, भाई तब तक तो बहुत टाइम निकल जाता है, पूरा टाइम वेस्ट हो गया, और जो डिसीजन तुरंत लेना था वो तुरंत नहीं ले पाते, डिसीजन जो है वो डिले हो जाता है, ठीक है। तो पॉलिसी डिसीजन में बहुत डिले देखने को मिलता है। फिर है नेक्स्ट नंबर 7, लेस फ्लेक्सिबिलिटी। अब इसका ये एक और एलिमेंट है कि फ्लेक्सिबिलिटी इसमें कम है कंपनी फॉर्म ऑफ बिजनेस में, एज कंपेयर टू द प्रोप्राइटरशिप और पार्टनरशिप। क्यों? क्योंकि यहाँ पे आपको कुछ भी
चेंज करना है तो आपको उसके लिए रिजोल्यूशन पास करना पड़ेगा, जनरल मीटिंग में सबसे अप्रूवल लेना पड़ेगा। बहुत सी बार कुछ ऐसे बड़े चेंज भी होते हैं जिसमें सेंट्रल गवर्नमेंट और कोर्ट की भी परमिशन लगती है, उनसे भी अप्रूवल लेना पड़ता है, तब जाके मैं चेंज कर सकता हूं। जैसे नाम बदलना हो गया या रजिस्टर्ड ऑफिस को चेंज करना हो गया। रजिस्टर्ड ऑफिस वो ऑफिस होती है जो परमानेंट होती है, एक जगह पे सिचुएटेड होती है, ठीक है, सालों से, और वो बदल नहीं सकते। और अगर मान लो वो मैं बदल रहा हूं तो सेंट्रल गवर्नमेंट या कोर्ट से परमिशन लेनी पड़ती है हर पब्लिक कंपनी को, ठीक है। फिर नेक्स्ट बात करें तो एनकरेजमेंट टू स्पेक्यूलेशन, हाँ ये भी है। बहुत सी स्पेक्यूलेशन का मतलब होता है सट्टेबाजी। कंपनी में ऐसा देखने को मिलता है क्योंकि कंपनी के शेयर होते हैं स्टॉक मार्केट में और वहां तो सट्टेबाजी चलती है, तो बहुत सी बार ये लोग आर्टिफिशियल चेंज ला देते हैं स्टॉक मार्केट में, ठीक है, सट्टेबाजी चलाते हैं, ठीक है। आर्टिफिशियल चेंज मतलब कि ऐसा ना हर्षद मेहता ने किया था। एक कंपनी थी एसीसी सीमेंट करके, उसका कुछ शेयर था 200 रुपए का, उसने पैसा डाल डाल के एक आर्टिफिशियल डिमांड खड़ी कर करके, आप मानोगे नहीं, जो शेयर 200 300 400 का था वो शेयर को 8000 पहुंचा दिया था, ठीक है, 8000। तो भाई ये एक लिमिटेशन है कि इसमें आर्टिफिशियल चेंज लाए जाते हैं, जानबूझ के चेंज लाए जाते हैं। कंपनी डायरेक्टर्स जो है कंपनी की सीक्रेट इंफॉर्मेशन दूसरों को बता देते हैं। और पता है आपको स्टॉक मार्केट में ऐसा होता है, शेयर मार्केट में, कि अगर कोई प्रॉफिट कर रहा है ना तो कोई ना कोई लॉस कर रहा होगा। तो अब सीधी सी बात है, प्रॉफिट बड़े लोग कर ले, अगर मान लो सीक्रेट इंफॉर्मेशन लीक हो जाए तो कुछ लोग प्रॉफिट कर रहे हैं और काफी सारे लोग लॉस कर रहे हैं, ठीक है। तो जो स्पेक्यूलेशन है वो छोटे छोटे इन्वेस्टर्स को बहुत इफेक्ट करता है। जैसे मेरे जैसा इन्वेस्टर ले लो, मेरे को थोड़ी पता है कंपनी में क्या चल रहा है, क्या इनसाइडर इंफॉर्मेशन है, और इनसाइडर इंफॉर्मेशन तो बैन है, बट फिर भी मान लो डायरेक्टर ने बोल दिया कि ये बड़ी डील होने वाली है, काम का शेयर खरीद ले किसी और को, ठीक है। तो उसने शेयर खरीदा सस्ते भाव में और जैसी ही डील हो गई कंपनी के शेयर का भाव बढ़ा और उसने बेच दिया। अब मैंने जब खरीदा तब समझ लो कि ज्यादा भाव पे खरीदा और उसने बेचा और वैसे करके कंपनी का भाव गिर गया, तो मेरा नुकसान हो सकता है। मतलब अगर उसका प्रॉफिट हुआ है तो मेरा नुकसान होगा। ऐसे वर्क करती है, ऐसे वर्क करता है पूरा शेयर मार्केट। और कंपनी में भी इनसाइडर इंफॉर्मेशन है, ऐसी बहुत सारी चीजें होती है जिसकी वजह से लोग अपना नुकसान भी करवा देते हैं। नेक्स्ट है डिसएडवांटेज टू द सोसाइटी। अब देखो सोसाइटी ना एक विक्टिम बन जाती है, बहुत सी बार एम्प्लॉय स्ट्राइक पे चले जाते हैं, एम्प्लॉयर्स के द्वारा लॉकआउट कर दिया जाता है, कंपनी बंद थोड़े टाइम के लिए बंद कर दी जाती है, या तो फिर बहुत सी कंपनी जो है वो मोनोपोलिस्टिक इविल्स एंटर कर जाते हैं। तो वो लोग ना, कंपनी के अंदर की बात कर रहा हूं, तो कंपनी के अंदर ऐसे कुछ गलत लोग आ जाते हैं जिसकी वजह से वो पैसे को ज्यादा इंपॉर्टेंस देते हैं इंसान से, मतलब इंसानियत से ज्यादा पैसे को इंपॉर्टेंस देने लग जाते हैं, और जिसकी वजह से अनइक्वल डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ इनकम और वेल्थ देखने को मिलता है सोसाइटी में। मतलब कोई बहुत ज्यादा अमीर हो गया, कोई बहुत ज्यादा गरीब हो गया, ऐसे अनइक्वल डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ मनी एंड वेल्थ की वजह से प्रॉब्लम क्रिएट हो सकती है सोसाइटी में। तो ये क्या है, डिसएडवांटेज है सोसाइटी का। बोलो क्लियर हो गया? तो आज के इस वीडियो में मैंने आपको डिटेल में एक्सप्लेन किया कि कंपनी क्या होता है, कंपनी की क्या क्या कैरेक्टरिस्टिक्स है, उसके क्या एडवांटेजेस है और डिसएडवांटेजेस है। तो उम्मीद करता हूँ ये पूरा वीडियो आपको बहुत अच्छे से समझ में आया होगा। और ना हमको आपके सपोर्ट की बहुत ज्यादा जरूरत है, आप लोग हमारी चैनल को सब्सक्राइब करो और अपने हर दोस्तों तक पहुंचाओ ये वीडियो को। और अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो चैनल जरूर सब्सक्राइब करना। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय एंड थैंक यू सो मच।